हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में वापस से। अब आप यहाँ डरने के लिए आइए। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। मैं चालू करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं जल्द से जल्द जितने वीडियो हो सके वो आपके लिए लाता रहूँगा, और वो सारी 20 मिनट से ज़्यादा होंगी, ताकि आपको सुनने में भी मज़ा आए और आपको सोने में भी। सोने से पहले अगर आप सुनते हो तो आपको रोज़ दोपहर या शाम को नई स्टोरी सुनने के लिए मिले। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। एक तूफ़ानी बारिश की रात में मैं हाईवे पे मेरे ट्रक तेज़ी से चला रहा था, क्योंकि मुझे सुबह तक सामान की डिलीवरी देनी थी। बारिश भी बहुत ज़ोरदार हो रही थी। मैं और मेरे साथ मेरा एक हेल्पर छोटू, जो कि आराम से सीट पे टेका लगाए सो रहा था। और मुझे तो बस यही फिक्र सता रही थी कि अगर सुबह तक माल नहीं पहुंचाया तो मेरा मालिक मुझे बहुत खूब डांटेगा। रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे और मुझे भूख भी तबीयत की लगे थी। और आप तो सब जानते ही हो कि बारिश में तो भूख दुगनी हो ही जाती है। मैं सोच ही रहा था कि कहीं ट्रक रोक के खाना खा लूँ। तभी अचानक छोटू नींद में उठा और बोला कि पाजी, कहीं ट्रक रुकाओ, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने भी उससे यही कहा कि हाँ यार, भूख तो बहुत लगी रही है, लेकिन ट्रक कहाँ रुको, कहीं ढाबा तो दिखे नहीं रहे। लेकिन उस हाईवे पे एक होटल तो छोड़ो, एक ढाबा तक नहीं दिख रहा था। और आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद रास्ते में एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो हाथ में एक थैली लिए खड़ी थी और हमारे ही ट्रक को ऐसे हाथ दिखा रही थी जैसे उसे लिफ्ट चाहिए हो। वैसे तो हम जब नेशनल हाईवे पे होते हैं तो ट्रक रुकाती ही नहीं है, क्योंकि उसमें चोरी का और लूटने का डर रहता है। मैं इस बार भी ट्रक नहीं रुका रहा था, लेकिन छोटू बोला कि ओ पाजी, गाड़ी रोक दीजिए, इसको शायद अपने से मदद की ज़रूरत है। और ये एक अकेली औरत है, ये हमें क्या लूटेगी, और ना ही तो हमारे आगे पीछे कोई गाड़ी आई है जिससे ये मदद मांग सके। मैं भी छोटू की बात सुनकर ट्रक रुका दिया। और सच कहूँ तो मुझे आज तक इस बात का पछतावा है कि काश मैं उस रात ट्रक ना रुका होता, तो मुझे इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ होता। बहरहाल, मैं ट्रक रुकाते ही उस औरत के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल एकदम बेचैन सा हो रहा था उसे देखकर। हमने जैसे ही सोचा था वैसे ही हुआ। उसने वैसे ही बोला कि मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। छोटू ने उसे ट्रक में बैठा लिया। जब वो अंदर आके बैठी तब अचानक से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि किसी की डेड बॉडी को बहुत दिनों तक रखा जाए बिना उसे अंतिम संस्कार करे हुए। मैं छोटू को आंखों में ही इशारा किया। इस पे छोटू ने उससे कहा कि आपकी थैली में क्या है। वो औरत ने कहा कि इसमें खाना है, अगर आप लोग चाहो तो खा सकते हो। छोटू बोला, जैसे नंगा कपड़ा चाहता है उसी तरह हम भूखा खाना चाहते हैं। बहुत भूख लगी है और आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। अच्छा हुआ आपके पास खाना था, वरना तो मेरा जिंदा बचना पाना ही मुश्किल था। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिंदा बचना तो अब भी मुश्किल है। मैं उसकी ये बात सुनकर उससे घूरते हुए देखा तो वह हंस के बोली कि टेंशन ना लीजिए, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर मुझसे राहत नहीं गया। तो मैंने ही उससे पूछ लिया कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जब आप गाड़ी में चढ़ी थी तब एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस औरत ने कहा कि वो इस्माइल वेरिस में बाकी वहाँ एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, इसीलिए स्मेल आ रही थी। छोटू मुझे, ओ पाजी, तुम भी क्या टेंशन ले रहे हो, आओ खाना खाने दे। मैंने छोटू से कहा कि तू ही खा ले खाना, मुझे जल्द से जल्द माल पहुंचाना है। ये कहकर मैंने ट्रक स्टार्ट कर दी और ट्रक को फिर से वही तेज़ी के रफ्तार से भगाने लगा।
ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो औरत तो बिल्कुल ही कहीं से भी भीगी नहीं थी। इतनी तूफ़ानी बारिश में बिना छाते के कोई कैसे बच सकता है? लेकिन मैं यही सोचकर चुप हो गया कि अब अगर मैं उससे ये बात पूछूंगा तो इस सवाल का भी कोई ना कोई उसका जवाब होगा। तूफ़ानी बारिश की वजह से रास्ते भी बहुत बराबर नहीं दिख रहा था और हाईवे के लाइट भी ज़रा कम थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी के सामने कोई आया। मैंने भी अचानक से ब्रेक मारा और ब्रेक मारते ही इसे लगा कि कोई तो गाड़ी से बहुत ज़ोर से टकराया और मुझे शायद किसी को ठोक दिया। मैं देखने नीचे उतरा। मेरे साथ छोटू भी उतरा, लेकिन ट्रक के आगे पीछे कोई नहीं था। पता नहीं, शायद वो मेरा मैम था या फिर मेरा क्या था। बारिश अब भी मेरे बहुत ज़ोर से थी। मैंने छोटू को ट्रक में चढ़ने के लिए कहा। ट्रक में चढ़ते साथ मैंने देखा कि वो औरत ट्रक में नहीं थी और अब गाड़ी में एक बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। छोटू ट्रक से नीचे उतरा और उस औरत को ढूंढने लगा। मैंने छोटू को बोला, चिल्लाया और कहा कि फ़ौरन ट्रक में बैठ जा। और फिर मैंने ट्रक स्टार्ट करके भगाने लगा। कुछ दूर जाते पर छोटू की तबीयत खराब होने लगी। मैंने ट्रक एक ढाबे पे रुकाई और छोटू को ढाबे की खाट पे लिटा दिया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। ढाबे पे बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझसे कहा कि उस लड़के को नमक का पिला के वॉमिट करा दो। मैंने भी वैसे ही किया तो मैंने देखा कि छोटू ने जो वॉमिट किया तो उसकी वॉमिट में कच्चे कच्चे गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। मैं ये देखकर काफ़ी घबरा गया, लेकिन मुझे पूरा मैटर समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आने के लिए देर नहीं लगा। मैंने उस अधड़ आदमी की उम्र से तुरंत पूछा कि आपको कैसे पता कि छोटी की उल्टी करानी है। उस आदमी ने मुझे कहा कि उल्टी कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये ज़िंदा नहीं बचेगा। उल्टी तो मैंने इसलिए करवाई ताकि मैं तुमको पता चले कि जो उसने खाना खाया है उस चुड़ैल से लगकर वो असली में क्या था। मैं बिना सोचे उस आदमी के पैर पकड़ लिया और उसे छोटू की जान की भीख मांगने लगा। फिर से उसने एक नरम आवाज़ में कहा कि मैंने कहा ना, इसका बचना मुश्किल नहीं है। उस आदमी की ये बात के मुताबिक वाकई में छोटू बच नहीं पाया और उसका दुख मुझे बहुत इंतजाम लग गया और छोटू ऊपर वाले को प्यारा हो गया। मैंने भी खुद को संभालते हुए छोटू का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि उसका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। और फिर मैं अपने गांव चला गया। आज मैं मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ और सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। छोटू की मौत के 2 साल बाद मेरा वही रास्ते से गुज़रा हुआ, तो वहाँ से उस चुड़ैल की पूरी हकीकत मैंने पता की। कहा जाता है कि एक औरत एक अपने बच्चे के साथ उस हाईवे के साथ खाना मांगती है, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। ना तो किसी ने उसके खाने के लिए कुछ दिया और ना ही किसी ने उसको कपड़ा दिया जिससे वो बारिश और ठंड से बच ना सकी। इसीलिए कहा तो ये भी जाता है कि उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई होटल या फिर ढाबा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई वहाँ ढाबा या होटल खोलने की कोशिश भी करता है तो भी वो मारा जाता है। लोग कहते हैं कि ये हादसे को काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज भी वो लोगों से ऐसे ही अपना बदला ले रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। हमारी दूसरी कहानी हमारी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम ऋषभ है और मेरी फैमिली जो कि घूमने के लिए अपने घर से निकली थी। घूमने के लिए वो तकरीबन 235 किलोमीटर दूर तक आ गए थे। बारिश का मौसम था, इसलिए अचानक ज़ोरदार बारिश चालू हो गई और देखते ही देखते आधे घंटे में ही वहाँ पर पानी भरना चालू हो गया। रास्ता जाम हो चुका था। फैमिली मेम्बर ने डिसाइड किया
कि जल्द से जल्द अपने घर के लिए निकल जाना ही बेहतर होगा। उन लोगों ने भी तुरंत गाड़ी घुमा दी और गाड़ी घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में एक डैम पड़ता था और तूफानी बारिश की वजह से उस डैम को खोल दिया था और रास्ते को बंद करना पड़ा। रास्ता बंद देखकर मेरे बड़े भाई ने कहा कि यहाँ जंगल में से एक रास्ता है, मैं उस रास्ते को जानता हूँ, तो हम वो रास्ता लेंगे। हालांकि मेरे डैड ने मना भी किया बिकॉज सूरज अब पूरी तरह से ढल चुका था, लेकिन हम सबके फोर्स करने पर पापा मान गए। हमने ये भी कहा कि अगर निकले नहीं तो पूरी रात आज की गाड़ी में ही सोना पड़ेगा और इससे अच्छा यही है कि हम जंगल से ही निकल चलते हैं। हम जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे ही थे कि वहाँ बारिश अब ज़ोर ज़ोर से चालू हो गई थी। बारिश की वजह से ठंड दुगनी हो चुकी थी। रास्ता एकदम ही सुनसान था। ज़ोरदार बारिश की वजह से आगे का रास्ता भी एकदम धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जाके एक झाड़ से लड़ गई। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से किसी को भी मार नहीं लगा। और वैसे भी मेरे भैया गाड़ी स्लो ही चला रहे थे। गाड़ी खराब हो चुकी थी। हम इतने ज़ोरदार बारिश में गाड़ी से बाहर निकल भी नहीं सकते थे, तो सोचे कि गाड़ी में ही इंतज़ार कर लेते हैं। गाड़ी थोड़ी सी धीमी होगी तो हम कुछ इंतज़ाम करेंगे यहाँ से निकलने का। हम अभी वो सोच ही रहे थे यहाँ से निकलने के लिए, तभी अचानक से एक छाता लेके एक आदमी, जिसकी शक्ल भी पूरी तरह से नहीं दिख रही थी, वो उसकी गाड़ी के कांच पे खटखटाया। मेरे डैड ने कार के विंडो को नीचे करते हुए उससे पूछा कि आप भी हमारी तरह यहाँ फंसे हो। फिर वो आदमी मुस्कुरा कर बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे आप जैसे फंसे लोगों की मदद करता हूँ। मैं यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आप लोग चलिए मेरे साथ, सुबह तक कुछ न कुछ तो बंदोबस्त हो जाएगा। हम लोग भी वो आदमी के साथ हो गए। उसे हम लोग को उसके घर लेके गया। उसका घर एक टूटा फूटा जैसा था और पता नहीं एकदम खंडर जैसा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो कई सदियों से बंद था। हम सब बारिश में भीग चुके थे। उसने घर में बुलाया और उजाला करने के लिए एक मोमबत्ती जलाई और हमारे लिए चाय का बंदोबस्त करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो गरम गरम चाय के साथ आया। हमने उससे पूछा कि आप यहाँ अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता है? और तो और आपके साथ कोई दूसरा ऑफिसर या फिर आपका बीवी बच्चे आपके साथ नहीं रहते क्या? या दूर दूर तक तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और ना ही कोई सहूलियत की चीज़ें आपको मिल सकती है। आपको कैसे लगता है यहाँ पर रहने के लिए? ये सारे क्वेश्चन हम उससे पूछने लगे। उसने हमें जवाब दिया कि डर किस बात का रहेगा और मैं सब एडजस्ट कर लेता हूँ। हमें लगा कि शायद उस आदमी को हमसे ज़्यादा बात करने का इंटरेस्ट नहीं होगा। चाय के बाद उसने खुद से ही कहा कि अब आप मैं खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। मेरे डैड को लगा कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसे कुछ पैसे दे देना चाहिए। तो मेरे डैड ने उसके हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहा कि ये पैसे आप यूज़ कर लीजिए हमारे खाने के वगैरह के लिए। इस पे उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरी दुनिया है, यहाँ पे पैसे नहीं लगते किसी भी चीज़ के लिए। पापा थोड़े पुराने ख्यालात के थे तो इनको थोड़ा डाउट भी किया, लेकिन हम सब ने कहा कि ये मजाक किया होगा, उसे इग्नोर कर लो। उसके बाद तो फिर से कुछ देर बाद वो आया खाना लेके। हमने खाना वाना खा लिया और सोने चले गए। जब सुबह हम उठ के देखे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, वो भी अच्छे तरह बन के। और जिस आदमी ने हमारी मदद की थी उसकी तस्वीर एक दीवार पर टंगी थी और उस तस्वीर पर हार था। ये सब देखकर हम सब बहुत ही घबरा गए, लेकिन सिर्फ पापा ऐसे थे जो मुस्कुराने लगे। मैंने पापा से पूछा डरते हुए कि आप मुस्कुरा रहे क्यों हो?
तब पापा ने मुझे बताया कि मैं इस जंगल के बारे में काफ़ी बार सुना था कि यहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर की आत्मा है और वो सबकी मदद करती है। लेकिन मुझे कभी यकीन ही नहीं हुआ था। आज उसकी ये आँखों देखा जब मैंने देखा तब मुझे यकीन आया कि ये सारी बातें सच्ची थी। हम ही एक बात बहुत अच्छी से समझ आएगी कि जब वो आदमी हमारे आड खट कर आ रहा था तभी ही पापा समझ गए थे कि वो एक आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा है। पापा सबको जानते हुए भी हमें उसके साथ लेके गए, खाना खिलाया, चाय पिलाया और रात में वही सुलाया, क्योंकि पापा जानते थे कि वो आदमी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बहरहाल हम फिर घर से निकले, गाड़ी में बैठकर हमारे घर आ गए। वैसे तो हम काफ़ी बहुत सारे ट्रिप पर गए हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी ट्रिप थी जो यादगार रहेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। आज की हमारी तीसरी कहानी थोड़ी हट के है लेकिन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो नई नई शादी करके आसाम शिफ्ट हुआ था। उसके नाम रेहान था, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो अपनी बीबी और अपनी माँ को लगकर आसाम आ गया था, हमेशा हमेशा रहने के लिए। रेहान की माँ को आसाम का मौसम सूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे माँ को बुखार आ गया। रेहान की माँ ने उसकी परवरिश बहुत ही गरीबी में की थी, लेकिन बहुत अच्छे से की थी। रेहान को बहुत अच्छे से याद था उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है। इसके लिए रेहान की बीवी के लाख बार बोलने पर भी उसने कभी अपनी माँ को आश्रम में नहीं डाला। लेकिन अफसोस उसकी माँ ज़्यादा दिन तक नहीं उनके साथ रह सकी और वो ऊपर वाले को प्यारी हो गई। रेहान अपने माँ के बिना बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए वो अक्सर फ्री टाइम में या फिर उसके काम की छुट्टी वाले दिन वो अपने माँ के कब्र के पास जाकर बैठ जाता था। रेहान अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी माँ के मरने के बाद उसे उसकी माँ के कपड़े और उसकी माँ की 2 बांगड़ी बहुत संभाल के रखा था। जब भी उसको उसकी माँ की याद आती थी तभी वो अपने माँ की उन कपड़ों को और उन कंगनों को चूमने लगता था और अपनी माँ को याद करके खूब रोता था। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। फिर एक दिन रेहान की एनिवर्सरी आई तो उसने अपने बीबी को फोर्स किया कि आज तुम मेरी माँ के कंगन पहनो। लेकिन उसकी बीवी ने भी मना कर लिया। उसने कहा कि मेरे नए कपड़े हैं और नए कपड़े के साथ पुराने कंगन कौन पहनता है। रेहान को उसकी ये बात पे बहुत गुस्सा आया और वो बजाय सेलिब्रेशन के घर से बाहर चला गया। रेहान की बीवी ने उसके दिल रखने के लिए और उसके मनाने के लिए वो कंगन आखिरकार पहन ही लिए। कंगन पहनते साथ उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब रेहान बाहर से आया घर पर तो उसने देखा कि उसकी बीवी बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी हुई है। ये देखकर रेहान घबरा गया और उसको उठाने लगा और उसको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में पहुंचकर हॉस्पिटल वालों ने जैसे ही उसकी कंगन उतारे ट्रीटमेंट के लिए, वैसे ही उसको तुरंत होश आ गया और वो रेहान को बोली कि मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे को घर लेकर चलो। रेहान ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। तब उसने बीबी ने कहा कि जैसे ही मैंने पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि कंगन पहनने के साथ ही मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। रेहान तुरंत समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है। उसने तभी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में उसने बीवी के सोने के बाद उसने वो कंगन निकाला। पहला तो उसने खुद पहना, लेकिन रेहान को उसको कंगन से कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद वो अपने हाथ से कंगन निकाला और चुपके से अपने सोते हुए बीवी के हाथ में जाकर वो कंगन को डाल दिया। वो कंगन पहनते के साथ ही उसकी बीवी की आँख खुली और एक भयानक आवाज़ में बोला,
वो खोड़ी बड़बड़ाने लगी। वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही थी कि मुझे क्यों मारी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ी थी। रेहान ये देखकर घबरा गया और एक झटके से उसने एक बीवी से वो कंगन निकाल लिया। बीवी के हाथ से कंगन निकलने के साथ ही उसकी बीवी एकदम बराबर हो गई। अब रेहान का शक यकीन में बदल गया था कि मेरी माँ की मौत के पीछे ज़रूर न ज़रूर कोई तो एक एकदम ठोस वजह है। अगला दिन जुम्मा का था। वो जुम्मा की नमाज के बाद रेहान अक्सर अपनी माँ के कब्र पर जाकर बैठता था। उस दिन भी उसने वैसे ही किया। जुम्मे की नमाज के बाद वो अपने माँ के साथ कब्र पे गया। लेकिन इस बार वो कब्र पे गया तो उसने देखा कि बीवी उसकी माँ की कब्र के पास बैठकर कब्र पे से उतरा हुआ नारियल खा रही थी। ये देखकर रेहान ने जोर की आवाज़ लगाई उसकी बीवी को और उसे जिंदोरते हुए मारा। लेकिन उसकी बीवी पे उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा। रेहान घबरा सा गया था। उसने फौरन अपने कब्रिस्तान के मौलवी के पास अपनी बीवी को लेके गया। तब मौलवी साहब ने उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंका, जिससे वो उस बीवी के भयंकर आवाज़ अब वापस आ चुकी थी उसकी पुरानी आवाज़ में। और वो रोते हुए बोली कि मैं मेरा गुनाह कबूल करती हूँ। मैंने ही तुम्हारी मम्मी को जहर देकर मारा था और डॉक्टर को पैसे खिलाकर झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए कही थी। रेहन अभी बस यही सुन रहा था कि कब्र में से एक आवाज़ आई और उसने कहा कि मैं तेरी बीवी की जान सिर्फ इसलिए बख्श दी ताकि वो तेरा ख्याल रख सके, वरना मैं अपना बदला पहले ही ले चुकी होती। रेहान चूँकि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ की ज़िद के आगे वो मजबूर होकर उसने शादी की थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी बीवी को अपने घर लाया और उसका गला दबाकर उसको जान से मार दिया और खुद ही पुलिस में जाकर सरेंडर हो गया। आज रेहान ने उम्र कैद की सज़ा काट चुका है और आज रेहान का कहना है कि मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता था कि मेरी माँ का कातिल जिंदा है। भले ही वो मेरी बीवी थी, लेकिन क्या वो मेरी जन्म देने वाली माँ से अच्छी थी? और अब मुझे किसी से शादी नहीं करनी, क्योंकि अब मुझे किसी भी औरत पर या किसी भी लड़की पर कोई भरोसा नहीं रहा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। सिर्फ यह है कि मुझे अपने कपड़े और खाना खुद करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप मुझे बता देना कि आज की स्टोरी आपको कैसे लगी और कल मैं ऐसी ही स्टोरी के साथ आपके सामने वापस आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।